यूपीएससी कनेक्ट में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी के मॉड्यूल में मैं प्रभात कुमार आज आपके इस वीडियो में जियोमॉर्फोलॉजी का पहला टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम इंटीरियर समझेंगे अर्थ का। अर्थ के इंटीरियर को समझना काफ़ी ज़रूरी है, और वो इसलिए क्योंकि आज के जो लैंड फॉर्म्स हैं या कॉन्टिनेंटल का जो सेटअप है या आउटलाइन है, उन चीज़ों को समझने के लिए, पूरे कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए, अर्थ के ऊपर लैंडस्केप्स को समझने के लिए अर्थ के इंटीरियर को समझना जरूरी है, जिसमें दो तरीके के प्रोसेस, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक, ये दो प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। उसके अलावा भी इसकी इम्पोर्टेंस है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जियोफिजिकल फिनोमिनाज होते हैं, वोल्केनिक हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इन सब को समझने के लिए भी अर्थ के इंटीरियर को समझना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं अर्थ के इंटीरियर में जो प्रेशर है, जो हीट है, जो मटेरियल्स है और जिस तरीके के नेचर के में मिलता है, वो उन सभी से डायरेक्ट लिंक है। उसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स, सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के जो सेटअप है, उन सभी का स्ट्रक्चर को अगर समझना है तो अर्थ के इंटीरियर को समझना जरूरी है, क्योंकि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो कहीं ना कहीं आपस में एक ही जैसे मटेरियल से बने हुए हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है। उसके अलावा हमारे एवोल्यूशन और प्रेजेंट डे का जो कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर का, उसके भी अंडरस्टैंडिंग के लिए अर्थ के इंटीरियर को समझना जरूरी है। उसके अलावा अगर कुछ फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का एक्सप्लोरेशन, अर्थ के अंदर जो डीपेस्ट पॉइंट है या सबसे डिप्रेशन वाला जो इलाका है वो होता है समंदर, ओशियन। वो सबसे निचला इलाका है, यानी कि अर्थ के इंटीरियर से सबसे नज़दीक में वो है। तो वहाँ पे किस तरीके का नेचर है और किस तरीके से मिनरल वगैरह जो है वो एक्सट्रैक्ट करें हम, क्या वहाँ पे रिचनेस है मिनरल्स की, उन सब चीज़ों को समझने के लिए अर्थ का इंटीरियर को हम पढ़ते हैं। और इसके इंटीरियर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दो तरीके के मेथड से है। पहला है डायरेक्ट, आप ड्रिल कर लीजिए, अर्थ के इंटीरियर को एक्सपोज कर दीजिए, एक्सट्रैक्ट कर दीजिए अर्थ के सरफेस को, और उसके अलावा जो है आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, कई बार ये नेचुरली वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू होता है, तो उससे भी अर्थ का इंटीरियर एक्सपोज हो जाता है। डीपेस्ट होल की अगर बात करें तो वो अकोला पेनिनसुला में है, वाइट सी, रसिया में, ये 12 किलोमीटर की डीप डेप्थ पे है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में एक और ड्रिलिंग चल रही है, बट उसकी डेप्थ अभी तक फाइनल इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑन गोइंग है। जबकि अर्थ के रेडियस की बात करें तो 6,371 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 12,500 किलोमीटर का जो है डायमीटर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 12 किलोमीटर तक ही गए हैं अपने हिसाब से। हालांकि जो नेचुरल जो ट्रेंच है, जो डिप्रेशन है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है अर्थ का। ओके, इनडायरेक्ट मेथड की अगर बात करें कि इनडायरेक्टली किस तरीके से हमें पता लगता है, तो उसमें हम ये समझ सकते हैं कि एक तो सिस्मिक वेव्स है और दूसरा है मीटेरॉइड्स। तो मीटेरॉइड्स में आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, तीन चीज़ें होती हैं। एक तो मीटेरॉइड्स होता है, ये RITES है, एक होता है RIODS। अब रॉइड्स का मतलब कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो स्पेस में मूव कर रहा है, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो वो हो जाएगा मीटियोर्स। ओके, अब मीटियोर्स अगर पूरा का पूरा बर्न कर गया, उसका अपना फिनोमेना है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर वेरिएशन होता है, और टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से और उसके साथ एडिशन हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स का, तो वो एकदम से बर्न कर जाता है, जिसको आप लोग टूटता तारा बोलते हैं, जिससे मन्नत मांगते हैं। तो वो जो है मीटियोर होता है। अगर बच गया तो वो अर्थ के सरफेस पे आता है, जिसको मीटिराइट्स बोलते हैं। तो ये जो जब बच करके आ गया, तो हम ये समझते हैं कि जब सभी ऑब्जेक्ट स्पेस के एक ही तरीके के हैं, तो जैसा मीटेरॉइड्स है वैसा ही अर्थ का इंटीरियर होगा, या ये कह लीजिए कि अर्थ का इंटीरियर हमें पता है तो उस हिसाब से मीटेरॉइड का स्ट्रक्चर होगा। तो इसलिए जो है अर्थ का इंटीरियर इंपॉर्टेंट है। सिस्मिक वेव्स की अगर मैं बात करूं तो ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है। अर्थ के अंदर हीट एंड प्रेशर का जो मूवमेंट होता है, उसकी वजह से वेव्स क्रिएट होती हैं। तीन तरीके की वेव होती है। प्राइमरी वेव, जिनकी स्पीड ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सेकेंडरी वेव 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और सरफेस वेव सबसे स्लोवेस्ट होती है, तो ये 2 किलोमीटर के अराउंड होता है इसका पर सेकेंड का स्पीड होता है।
वेलोसिटीज आर अप्रोक्सीमेटली नॉट एक्यूरेट। ओके, तो ये चीज है। और वेव्स जो होती हैं ये सरफेस वेव, ये आगे आप हम मतलब ये हम दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करते हैं। अगर हम इनको देखें तो रिले लव वेव और उसके अलावा रिले वेव। तो रिले वेव को आप समझ सकते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के केस से। बर्मुडा ट्रायंगल में जो समंदर में वेव्स निकलती थी वो रिले वेव का एग्जाम्पल है। लव वेव सबसे ज़्यादा समय तक रहती हैं और सबसे ज़्यादा इसीलिए ड्रास्टिक होती है, क्योंकि ज़्यादा समय तक अगर शेक करता रहेगा अर्थ तो वो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अगर मैं बाई फिगर अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो प्राइमरी वेव्स कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन के थ्रू मूव करता है, जबकि सेकेंडरी वेव क्रस्ट एंड ट्रॉफ के रूप में मूव करता है। रिले वेव सिमिलर टू द सेकेंडरी वेव, बट इसमें फ़र्क क्या है, सर्कुलेटरी मूवमेंट हो जाता है। तो कोई भी समंदर के ऊपर कोई चीज़ हल्की सी डूबने लगी तो उसको नीचे खींच के ले जाती है, और डायरेक्शन तो फॉरवर्ड ही होता है। और लव वेव आगे पीछे मूव कर देता है। इसको आप समझ सकते हैं जैसे एक नोटबुक के ऊपर बहुत सारा पेन लीजिए और एक बार पहले यूं करिए नोटबुक को, फिर दोबारा यूं करिए, तो जो इम्पैक्ट आपके पेन के ऊपर आएगा वही इम्पैक्ट अर्थ के सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स या कंस्ट्रक्टेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी के ऊपर आता है। और इसीलिए जो ये लव वेव है ये सरफेस पे इम्पैक्ट करता है, सबसे ज़्यादा समय तक रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और यही बात आपको बताया कि सरफेस वेव जिसमें लव वेव होती है या रिले वेव, दे आर डिटेक्टेड क्वाइट लेट। और लेट, एक तो लेट डिटेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इसी में होता है। और कारण डिस्ट्रक्शन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तक ये परसिस्ट करता है। ओके, जबकि सेकेंडरी वेव जितनी स्पीड में आती है ट्रांसवर्स वेव्स के रूप में, उतनी ही स्पीड में पास हो जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत तेज से बहुत फास्ट स्पीड में आप स्कूटी चला रहे हैं, अब बीच में कोई डिवाइडर आ गया या कोई गड्ढा आ गया, अगर आप उसी स्पीड में हैं तो कई बार वो झेल जाते हैं, तो नहीं होता है उसमें इम्पैक्ट। और जैसे स्लो हुआ तो आपके गिरने के पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो जैसे स्लो होगा डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और जो फास्ट होते हैं, जैसे ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये 4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती है। दूसरा एस्पेक्ट है सेकेंडरी वेव ट्रांसवर्स वेव होती है, और प्राइमरी वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें जो है ध्यान रखना है कि कौन सी वेव किस तरीके की होती है। ये आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन के थ्रू, एंड ये ट्रॉफ एंड क्रेस्ट के थ्रू। अब कई बार यूपीएससी हमेशा सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछती है। ओके, कई बार वो ये पूछ सकती है, जैसे इसी तरीके का स्ट्रक्चर ज्योग्राफी में होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। ठीक है, तो अब एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन ये सिमिलर जो है ये वेव्स के रूप में नहीं होता है, कभी भी वेव्स का टॉपिक ही नहीं है। लेकिन अगर किसी एग्जामिनर का थोड़ा बहुत भी वो डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेगा तो वो डायरेक्ट इसमें इंक्लूड करेगा, क्योंकि है तो ये सीधा वैसे ही वेव्स जैसी है। ट्रफ एंड क्रेस्ट होता है, वेव हाइट होती है, वेव की लेंथ होती है, ये वेव लेंथ हो गया। ठीक है, तो इसमें वो ये बोल सकता है कि एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन इन द सिस्मिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद प्राइमरी वेव या सेकेंडरी वेव या फिर रिले वेव। तो वो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से। अब अगर उसमें सेकेंडरी वेव्स दिया हुआ है और रिले वेव दिया है तो आंसर आपका रिले वेव होगा, क्योंकि रिले वेव जो है वो सरफेस वेव की तरह होती हैं। एंटीक्लाइन, क्रेस्ट या फिर सिंक्लाइन जो है इस तरीके से वो मूव करती है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ आपको थोड़ा ध्यान देना है, सिर्फ वर्ड बाय वर्ड ही रीड नहीं करना है। ओके,